30,000 रुपए, अच्छा 30,000 रुपए में थोड़ी ना बिल्डिंग आती है भाई, नोट है। अब इस 50 की नोट को मैं अगर दुकान वाले के पास लेके जा रहा हूँ डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैची है, ये कैची की कीमत कितनी 10। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले वाला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया जहां पे हमने 2 टॉपिक्स थे हमारे वो कवर किए थे। अब आज के इस लेक्चर में जो बाकी के हमारे 2 टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे और इस तरह से हमारा जो पूरा जो चैप्टर है वो क्या खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब पहले वाले लेक्चर की जो लिंक है वो आपको आई बटन पे दिख रही होगी, तो वहां पे आप जाके क्या कर सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो हर एक चीज की क्या क्वालिटी होती है, मेरी कुछ क्वालिटी, आपकी भी कुछ क्वालिटी, इस बॉटल की कुछ क्वालिटी है, इस चार्जर की कुछ क्वालिटी, इस चाबी की कुछ क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग हैज एन क्वालिटी, सही बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वालिटी हम मनी की भी देखेंगे। सबसे पहली क्वालिटी क्या है मनी की, देखो सबसे पहले क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब ये क्या बोला जाता है, देखो एक चीज तभी मनी कहा जाएगा या फिर तभी उसको पैसा बोला जाएगा जब उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होगी। मतलब मैं अगर उस पैसे को कहीं पे भी लेके जा रहा हूं, उसको कहीं पे भी लेके जा रहा हूं तो लोग उसको इजिली एक्सेप्ट करें एज अ मनी, तो वो क्या कहलाएगा, वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये नोट है, फॉर एग्जाम्पल ये 50 की नोट है, अब इस 50 की नोट को मैं अगर दुकान वाले के पास लेके जा रहा हूं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, मैं भाजी वाले के पास लेके जा रहा हूं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, मैं बात करूं, मैं अगर कहीं पे स्टेशनरी लेने जा रहा हूं तो वहां पे ये बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब कहीं पे भी लेके जाओ तो ये क्या होना चाहिए, ये एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये क्या होती है, एक मनी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर इंडियन करेंसी अलग होती है, फॉरेन करेंसी अलग होती है, तो वहां पे अगर हम पैसा लेके जाएंगे तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझो अब क्या किया जाता है, देखो एक कंट्री से जब हम दूसरी कंट्री जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्टेइंग इन इंडिया एंड आई एम मूविंग टू यूएसए, ठीक है, फॉर टूरिज्म पर्पस। अब यहाँ पे जब मैं जा रहा हूं तो यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है, ठीक है। इंडिया की जो करेंसी है वो क्या, रुपी है, सही बात है कि नहीं बात है, इंडियन रुपी है। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम बनाएंगे कि एक्सचेंज सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉलर की जो कीमत है इंडियन रुपी में वो कितनी 80 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यूएसए में जाके वहां पे कुछ क्या होते हैं, एक्सचेंज के कुछ काउंटर्स होते हैं जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे जहां पे हम जब पैसे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 80 रुपीज दे रहा हूं तो वहां पे मुझे वो $1 क्या देंगे। अगर जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर दे रहा हूं 160 रुपीज दूंगा तो मुझे $2 क्या देंगे, वहां का वो $2 क्या मुझे देंगे। यानी एक्सचेंज करके वहां पे वो चीज क्या एक्सेप्ट की जाती है और फिर मैं अपने इंडियन रुपी को क्या कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, डॉलर में, और मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ और वो क्या जनरली एक्सेप्ट की जाती है। क्लियर हो गया? अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर दूसरी जो क्वालिटी है वो क्या, डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे समझना, देखो हमने देखे कि 50 के नोट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 50 का नोट है, तो ये 50 का नोट जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, इजिली छोटे छोटे डिनोमिनेशंस भी इसके होने चाहिए। जैसे अगर मैं 50 के नोट की अगर मैं बात करूं तो 50 के छोटे डिनोमिनेशंस, 20 रुपीज का भी डिनोमिनेशन का नोट है, ठीक है, 10 रुपीज का भी डिनोमिनेशन का नोट है, इवन तो इफ आई से 5 रुपीज तक का भी था, सही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं 50 रुपए का छुट्टा करवाने जाऊं तो क्या मुझे इजिली मिलेगा, हाँ मुझे मिल सकता है, 2 मुझे 20 के नोट मिल जाएंगे, एक 10 का मिल जाएगा, या फिर 10 के मुझे 5 नोट मिल जाएंगे। यानी वो क्या है, जो 50 रुपए का जो नोट है वो इजिली डिविजिबल है, यानी इसको मैं छोटे छोटे अमाउंट्स में क्या इजिली डिवाइड कर सकता हूँ, छोटी करेंसी नोट में क्या इजिली डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए इसको हम लोग क्या डिविजिबिलिटी बोलते हैं। अब ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, देखो पैसा हाथ की मैल है, आता और जाता है, किसी के पास रुकता है क्या, नहीं रुकता। अब जैसे 50 रुपए की नोट है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा तो नहीं ये प्रिंट हुई तो सबसे पहले मेरे पास है, हो सकता है किसी और के पास गई होगी, फिर वहां से किसी और के पास गई, फिर वहां से किसी और के पास, फिर वहां से किसी और के पास, ऐसे करके बहुत सारे लोगों के हैंड टू हैंड का ये ट्रांसफर होगा और फिर ट्रांसफर होकर आज ये मेरे पास है। अब कल मैं इसका इडली खा लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, इडली वाला किसी और का जाएगा तो वो भी क्या ट्रांसफर हो जाएगा, सही बात है। तो यही चीज बोली कि ये जो नोट्स है, ये जो करेंसी है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हैंड टू हैंड क्या बहुत जगह क्या ट्रांसफर होती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैंने ये 50 का नोट है, ये ड्यूरेबल नहीं है, मैंने एक इंसान से दूसरे हाथ में भेजा, ये नोट फट गई या फिर ये खराब हो गई या फिर एक्सपायर हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? नोट क्यों नहीं ड्यूरेबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि अगर हैंड टू हैंड ये सालों साल क्या अगर ट्रांसफर हो रही है तो इसको ये क्या होनी चाहिए, उसी कंडीशन में रहनी चाहिए या फिर यूज करने की कंडीशन में क्या रहनी चाहिए, पूरी तरीके से क्या खराब नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या डिविजिबिलिटी। अब कॉग्निजेबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, अब जो करेंसी होनी चाहिए यानी जो मनी होना चाहिए इजिली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, अब मैं वापस से 50 रुपए की नोट मेरे निकालूंगा, अब ये पैसे में निकाल रहा हूं तो ये पैसा अगर मैं किसी को दिखाऊं, भाई ये नोट कितने का है, तो देखो इनको भी पता ये क्या 50 रुपए की नोट है। तो यहाँ पे ये जो करेंसी होनी चाहिए इसलिए रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अगर कोई देख रहा है ये नोट तो उसको पता चल जाना कि हाँ ये 50 का नोट है।
अगर कोई 2000 का नोट दिख रहा है तो उसको पता चल जाना चाहिए कि 2000 का नोट है। कोई 1000 का नोट दिख रहा है, 1000 की नोट तो आप फिलहाल नहीं रही, पहले थी, ठीक है, तो कोई 1000 का नोट दिख रहा है तो उसको पता चल जाना चाहिए कि 1000 की नोट है। मतलब इजिली रिकॉग्नाइजेबल होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो इसी का मतलब क्या होता है, कॉग्नाइजेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, पोर्टेबिलिटी मतलब क्या, इजिली कैरी करना चाहिए। मतलब पोर्टेबल का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करना ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चाबी मेरे लिए पोर्टेबल है, हाँ मैं एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। ये चाबी मेरे लिए पोर्टेबल है, हाँ मैं एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी कर सकता हूँ, तो हाँ, तो ये क्या पोर्टेबिलिटी, वही चीज बोलेगी कि जो मनी होना चाहिए वो पोर्टेबल होना चाहिए। मतलब एक जगह से जब मैं दूसरी जगह लेके जाऊँ तो मैं इजिली उसको लेके जा सकता हूँ, मुझे ट्रक बुलडोजर मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक मनी की क्या क्वालिटी होती है। फिर होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, देखो होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब सेम होता है, जुड़वा मतलब बेसिकली में को क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, चिंकी मिंकी आपने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ये बहुत ज्यादा लोग क्या फेमस है, ठीक है। अब ये क्या होमोजेनियस है, दोनों का बात करने का स्टाइल अलग है, दोनों का सोचने का स्टाइल अलग है, दोनों का कपड़े पहनने का स्टाइल है, यानी वो चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो 50 की अगर नोट है, क्या है, 50 की जो नोट है वो क्या होनी चाहिए, वो होमोजेनियस होनी चाहिए। होमोजेनियस मतलब सेम होनी चाहिए। अब देखो मार्केट में 50 के नोट दो तरीके से चल रहे हैं, दो तरह के 50 के नोट चल रहे हैं। ये पुराना नोट है, क्या ये पुराना नोट है। अब अगर मैं ये लेके जा रहा हूं तो लोग, अगर ये 50 का नोट है और वो दूसरा वाला 50 का नोट है, उसके अलावा कोई तीसरा है क्या, नहीं। मार्केट में क्या 50 तरीके के 50 के नोट चल रहे हैं क्या, नहीं, दो तरह के नोट चल रहे हैं, एक ये वाला पुराना वाला और एक नया वाला, ठीक है, दो तरह के चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये नोट में किसी को दिखाता हूं, वो क्या इजिली देख पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा, हाँ जान पाएगा। अब ऐसा होना नहीं चाहिए कि इसको मैं 50 का नोट बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको भी मैं 50 का नोट बोल रहा हूँ, फिर अगर मैं बात करूं मेरे पास ये भी है तो इसको मैं 50 का नोट बोल रहा हूं, तो ये होमोजीनियस होंगे, नहीं होंगे। मतलब अगर मैं एक डिनोमिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2000 है तो 2000 की अगर करेंसी प्रिंट हो रही है तो वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। जितनी भी करेंसी प्रिंट होगी 2000 की, वो क्या होगी, सब एक दूसरे से क्या सेम होगी। अगर 2000 की नोट पिंक है तो ये भी पिंक होगी, ये भी पिंक होगी, ये भी पिंक होगी। जो ट्रेडमार्क इस पे रहेगा वही इस पे जो लिखने का स्टाइल इस पे रहेगा पहले वाले पे, वही दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे। जिस तरह से 2000 पहले वाले नोट पे लिखा जाएगा वैसे दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे। अगर गांधी जी का फोटो अगर पहले वाले पे तो दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे। मतलब ये हर तरीके से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये एक आपकी क्या क्वालिटी है, समझ में आ गया। फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू होती है नोट्स की वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 50 रुपए, ठीक है, अब इसको मैं कहीं लेके जाऊं तो इसको कोई 2000 नहीं बोलेगा, कहीं और लेके जाओ तो इसको कोई 1000 नहीं बोलेगा, कोई कहीं और लेके जाओ इसको कोई 2 रुपया नहीं बोलेगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या स्टेबल है। अगर मैं ये नोट दे रहा हूं तो इसको लोग 50 रुपया ही समझेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपया ही होगा। इसको कोई 1000, 2000, 500, 3000, 3 करोड़ नहीं समझेगा। मतलब क्या होनी चाहिए, मनी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी, स्टेबल होनी चाहिए। अगर ये 50 रुपए का पैसा है तो इसको 50 रुपए की ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन बाद ये 100 का हो जाएगा, 3 दिन बाद ये करोड़ का हो जाएगा, 4 दिन बाद ये मिलियंस का हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, ये क्या आपकी मनी क्या क्वालिटी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे मेरे जो क्वालिटीज ऑफ मनी है वो मैंने आपको क्या पूरा समझा दिया। अब हम क्या समझेंगे, अब हम फंक्शन समझेंगे। देखो हर एक बंदा होता है, उसका फंक्शन होता है, आपका भी फंक्शन है, मेरा भी फंक्शन है, हर एक किसी का फंक्शन, ठीक है। अब मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, देखो मनी के 3 फंक्शंस है बेसिकली, एक आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी और कॉन्टिजेंट है। तो सबसे पहली चीज मैं फोकस करूंगा प्राइमरी। अब प्राइमरी फंक्शंस मतलब क्या होते हैं, देखो प्राइमरी फंक्शंस मतलब क्या हो गया, मनी का जो बेसिक फंक्शन है। सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, देखो सबसे बेसिक फंक्शन है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सही बात है। आप पैसे हम यूज क्यों करते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ तरीका होता है कि जरिया है कि हम क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, बाइक मैं खरीदूंगा तो उसके बदले मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, तो मैं क्या पे कर रहा हूं, पैसा पे कर रहा हूं। तो क्या पे कर रहा हूं, मैं मनी पे कर रहा हूं। तो मनी क्या करे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक जरिया बन रहा है, ठीक है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, बाइक खरीद सकता हूँ और मैं उसको क्या दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ उसके बदले। सही बात है। तो एक जरिया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसके बदले हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो मनी क्या काम करता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या काम करता है। फिर क्या होगा, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। अब मेजर ऑफ वैल्यू, देखो कोई भी चीज होती है उसकी क्या की जाती है, एक वैल्यू डिसाइड होती है, उसकी एक वर्थ डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंची है, ये कैंची की कीमत कितनी, 10 रुपए, तो ये इसकी क्या वैल्यू है, समझ में आ गया, ठीक है। वही चार्जर है, इस चार्जर की कीमत कितनी, 100 रुपए, तो ये इसकी क्या वैल्यू है। तो अब किसी भी चीज की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, ये भाई साहब की कीमत मेरे से भी ज्यादा है, ठीक है। लाइट है, ये लाइट की कीमत मेरे से भी ज्यादा है। जब किसी भी चीज की जो कीमत होगी किस में डिसाइड की जाएगी, जब मनी में क्या किया जाएगा, टर्म किया जाएगा, किसमें,
मनी में क्या टर्म किया जाएगा या फिर मनी में एक्सप्रेस किया जाएगा, तो उस कीमत को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइस बोलेंगे। समझ में आ गया। तो ये क्या काम करता है, एज अ यूनिट काम करता है, एज अ मेजर काम करता है, क्या किसी भी चीज की वैल्यू क्या डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बॉटल है तो ये बॉटल की कीमत कितनी, ये कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, आप मनी में एक्सप्रेस करते हो कि नहीं करते हो, कि ये बॉटल की कीमत 50 रुपए है, ये बॉटल की कीमत 100 रुपए है, ये गाड़ी की चाबी, आप की वैल्यू आप कैसे डिसाइड करो, कैसे बताते हो आप। ये आप बोलते हो ना ये 1 लाख की है, 20,000 की है, 40,000 की, 80,000 की, 87,000 की है, तो ये 87,000 क्या मनी है। ठीक है, और जो जो किसी भी चीज की कीमत अगर पैसे में डिफाइन की जाती है तो उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो मनी क्या काम करता है, एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट भी क्या काम करता है, कि वो क्या बताता है, वो किसी भी चीज की क्या कीमत को क्या एक्सप्रेस करता है कि भाई एक्चुअल में उसकी कीमत कितनी है। क्लियर है। फिर अगर मैं बात करूं तो क्या आपका सेकेंडरी, ए भाई रुक जा जरा, सेकेंडरी क्या, अब दूसरा क्या काम करता है। देखो सबसे पहली चीज क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, ऐसी पेमेंट जो अब हम अभी हम नहीं करने वाले, हम आने वाले कल में करने वाले या फिर फ्यूचर में करने वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। समझ में आया, जैसे मैं बैंक से लोन लिया, वो पेमेंट मैं क्या अभी करूंगा नहीं, मैं आगे करूंगा, तो वो क्या हो गया, डिफर्ड पेमेंट हो गया। मैंने 200 उधार लिया, मैं पेमेंट अभी करूंगा नहीं, मैं उसको बोल रहा हूं 2 साल बाद करूंगा, तो क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट होता है। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में ये बहुत ज्यादा इजी होता था, लोन लेना बहुत ज्यादा इजी होता था, इसलिए हम लोन को ग्राफ कर सकते हैं, लेकिन उसका पेमेंट करना यानी डिफर्ड पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम उसको क्या पेमेंट इजीली कर सकते। तो इसी के चलते क्या आया, आपका मनी है। अब मनी आने की वजह से क्या हुआ, आज हम पेमेंट को क्या इजीली कर सकते हैं। अगर मैं 10,000 रुपए किसी से लिया है तो मैं उसको 3 साल बाद 10,000 रुपए लौटा सकता हूं। अगर मैंने किसी से 40 लिया है तो मैं उसको 40 लौटा लूं। बार्टर सिस्टम में अगर मैंने 4 अंडे लिए तो उसके 2 साल बाद मैं 4 अंडे कैसे लौटाऊंगा, वही सेम 4 अंडे लौटा सकता हूं, वही सेम कीमत के 4 अंडे लौटा सकता हूं, नहीं लौटा सकता ना अंडे। समझ में आ गया। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, अब ये क्या करता है, ये जो आपके हर एक चीज की क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, मनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 की ये चाबी है, कितने हजार की है, 20,000 की चाबी है। तो अब ये 20,000 में किसमें डिफाइन कर रहा हूं, मनी में डिफाइन कर। तो मनी क्या कर रहा है, किसी भी चीज की वैल्यू स्टोर करके रख रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बता रहा है हमें कि किसकी इसकी वैल्यू कितनी, 20,000 रुपए, इसके पास कितना मनी के पास ये वैल्यू जो है स्टोर है कि हाँ भाई ये 20,000 की क्या चाबी है। समझ में आ गया। तो ये आपका स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या काम करता है, एज अ लिंक काम करता है, किसके बीच में, आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर के बीच में, कि आज आप पैसा किस तरह से यूज करते हो वो डिपेंड करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर जैसे आज मैंने मनी क्या किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, क्या किया है, कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया है, तो कल को उसको मुझे रिटर्न आएंगे, तो मेरे पास फ्यूचर में और भी ज्यादा क्या होगा, मेरे पास पैसा होगा दोस्तों। तो अगर आज आप पैसा अच्छे से यूज करो तो कल आपको क्या उसके बेनिफिट्स आपको और भी ज्यादा क्या देखने मिल जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब मनी क्या करता है, मनी वैल्यू को क्या ट्रांसफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई एसेट खरीदना है। अब एसेट जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, क्या करनी है, बिल्डिंग खरीदनी है। तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 30,000 रुपए, अच्छा 30,000 रुपए में थोड़ी ना बिल्डिंग आती है भाई, 2 करोड़ रुपए मेरे पास क्या पैसे, कितने रुपए, 2 करोड़ रुपए पैसे। अब 2 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, अब मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो मैं उसके बदले क्या पैसे दे रहा हूं। अब जो 2 करोड़ की जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, आपकी बिल्डिंग में। अगर मैं कोई प्लॉट खरीद रहा था तो यहाँ पे अगर 2 करोड़ रुपए मेरे पड़े, 2 करोड़ रुपए क्या मेरे पास पड़े, अब मैं इसको दे रहा हूं, तो अब मेरे जो वैल्यू थी मेरे 2 करोड़ की वो किसमें ट्रांसफर हो गई, प्लॉट में हो गई ट्रांसफर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता क्या है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फंक्शंस ऑफ मनी, अब यहाँ पे क्या कॉन्टिजेंट फंक्शंस क्या आपके, सबसे पहली चीज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम बेसिकली आपका एक मेजर होता है, मेजरमेंट होता है कि पूरे साल भर में कितनी फाइनल गुड्स क्या किए हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुए, उसका जो मेजरमेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम बेसिकली आपके एक्सप्रेस किस में किया जाता है, आपकी मनी में क्या एक्सप्रेस क्या किया जाता है। 2 करोड़ रही, 3 करोड़ रही, 2 करोड़ 3 करोड़ उससे बहुत ज्यादा रहता है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, कि मेरे देश की नेशनल इनकम 2 करोड़ है, 3 करोड़ है। अब कहीं ना कहीं इस नेशनल इनकम की वजह से हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की परफॉर्मेंस कितनी है, कम है, ज्यादा है, इंप्रूव हुई है, कि आपकी क्या हो गई, खराब हुए। ये चीजें हमें क्या देखने के लिए यहाँ पे क्या मिलती है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल ऑफ इनकम। अब बेसिस ऑफ क्रेडिट, अब देखो क्रेडिट आपका
अपीयर कैसे होता है या फिर बेसिस क्या होता है। देखो जो हम आम इंसान पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी की बेसिस पे आपका जो क्या होता है क्रेडिट क्या होता है फॉर्म होता है, ठीक है। अब पैसा एक ऐसी चीज है, मनी एक ऐसी चीज है जो एज अ क्रेडिट क्या होता है आपका फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट अगर किसी को देना है, मुझे किसी को उधार देना है, लोन देना है, तो वो किसकी वजह से होगा, वो आपके मनी की वजह से होगा, ठीक है। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब ये जो कैश है, अब जो कैश है इजिली मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, उस पैसे को मैं क्या कर सकता हूं, लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया, कैश हो गया, ठीक है। मेरे पास पैसे पड़े हुए, उस पैसे का अगर मैं बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, मैं इजिली खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं। अगर मुझे कार खरीदना तो मैं इजिली खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं। मतलब ये जो कैश मेरे पास पड़ा था वो इजिली किस में कन्वर्ट होगा, बिल्डिंग में कन्वर्ट होगा। यही जो कैश मेरे पास इजिली पड़ा होता है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार में। और इसको मैं क्या बोलता हूं, मैं इसको अपना क्या बोलता हूं, वेल्थ बोलता हूं। क्या बोलता हूं, वेल्थ। क्यों, क्योंकि ये क्या किया जा सकता है, मार्केट में एक्सचेंज किया जा सकता है, इसकी एक मार्केट वैल्यू हो, और जब मैं एक्सचेंज करूंगा इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से इसको मैं क्या बोलता हूं, मेरा वेल्थ बोलता हूं। सही बात है। तो बिल्डिंग और कार ये क्या हो गई, मेरी वेल्थ हो गई। अब यही अगर मुझे इस वेल्थ को कैश में वापस कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, बिल्डिंग को बेच के मैं इजिली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कार को बेच में इसको इजिली का लिक्विड में क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आता है कि एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहां पे एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, अंदाजा। क्या होता है, अंदाजा। ये क्या मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स है, जैसे आप क्या टोटल आउटपुट हो गया, टोटल आउटपुट मतलब पूरे देश भर में कितना चीजें प्रोड्यूस की, उसको हम लोग टोटल आउटपुट बोलते हैं। नेशनल इनकम, ये हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली डिफाइन कैसी होती है या फिर इसको एस्टिमेट किया कैसे जाता है, ये मनी के बेसिस पे ही मेजर किया जाता है। अब प्रोडक्शन कितना हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब वो सामान बिकता है तो उसके बदले हमें क्या आते हैं, पैसे आते हैं, तो मनी। तो मनी क्या करता है, मनी हमें क्या एक एस्टिमेशन क्या करके देता है कि एक्चुअल में टोटल क्या होता है, एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को भी क्या एस्टिमेट करके हमें क्या देता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीजें समझी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।